ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा तेज और समझदार था। उसने कभी भी इस तरह की बचकानी बातें नहीं कही थी। अगर अलेक्जेंडर ने कुछ देखा था, इसका मतलब जरूर वह अपनी बात को लेकर सीरियस था और इसीलिए वह रोहित को वह बात बता रहा था। अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मम्मा के फोन पर जो भजन सुना था वही भजन अभी जो औरत तुमसे मिली थी वह गा रही थी? अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पक्का यकीन है, मम्मा के फोन पर इसी तरह का भजन गाया जा रहा था। वही धुन, वही शब्द, बिल्कुल वही भजन। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अगर अलेक्जेंडर को जो कुछ भी कह रहा था वह सच था तो अब अचानक वह औरत कहाँ गायब हो गई थी। रोहित के आदमी झाड़ियों में और आगे रास्ते पर उस औरत को ढूंढने गए थे, मगर वह औरत किसी को नजर नहीं आई थी। तभी अचानक रोहित के मोबाइल फोन पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने कॉल उठाया, भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित, अनिका के मोबाइल का नंबर ट्रेस हो गया है। अनिका के मोबाइल का लोकेशन पता चल गया है। रोहित ने भी ऊंची आवाज में भूमिका से पूछा, बताओ मुझे कहाँ है वह? मैं अभी उस लोकेशन पर जाने के लिए यहाँ से रवाना होता हूँ। तभी भूमिका ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, रोहित, काफी अजीब बात है। अनिका के फोन का लोकेशन ठीक उसी जगह पर ट्रेस हुआ है जहां आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। भूमिका की बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। यह वही जगह थी जहां रोहित और भूमिका बीती रात अनिका को ढूंढने पहुंचे थे, मगर वहां उन्हें अनिका का कोई सुराग नहीं मिला था। मगर अब भूमिका यह कह रही थी कि अनिका का फोन ठीक उसी जगह पर ट्रेस हुआ था जहां बीती रात रोहित और भूमिका तहकीकात करके आ चुके थे। रोहित ने भूमिका का कॉल काटते ही अपने आदमियों से कहा, तुम लोग एक काम करो, तुम अलेक्जेंडर बाबा को घर पर ले जाओ, मैं अभी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अलेक्जेंडर को अपने आदमियों को सौंपने के बाद रोहित दौड़कर अपने पार्किंग लॉट में गया और इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कह पाता या समझ पाता, रोहित सीधे जाकर अपनी कार में बैठ गया और तेजी से कार मारवा हाउस से निकाल कर ले गया। रोहित को इस तरह अचानक जाते हुए देखकर रोहित के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी अपनी गाड़ियों में रोहित का तेजी से पीछा करने लगे। आकाश का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वह जगह मारवा हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर था। रोहित तेजी से अपनी कार एक्सीडेंट स्पॉट की ओर ले जाने लगा। इस दरमियान रोहित के दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ घूमने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका के साथ हुआ क्या था। अगर अनिका उसी जगह पर मौजूद थी तो कल रात जब रोहित और उसके आदमियों ने उस पूरे इलाके की छानबीन की थी, तब उन्हें अनिका का कोई सुराग क्यों नहीं मिला था? तेज गाड़ी चलाते हुए रोहित सीधा आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा। रोहित अपनी कार से उतरकर पागलों की तरह यहाँ वहाँ देकर अनिका के नाम की आवाज लगाने लगा। यहाँ तक कि बंजर जमीन पर कुछ वक्त तक यहाँ वहाँ भागकर रोहित जोर जोर से अनिका के नाम की आवाज लगाने लगा, मगर रोहित को अनिका का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ही देर में भूमिका वहाँ पर आ पहुंची। भूमिका को देखते ही रोहित दौड़कर भूमिका की कार के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अनिका का मोबाइल फोन यही कहीं मौजूद है? भूमिका ने रोहित की बेचैनी को पढ़ते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, तुम इस वक्त शांत हो जाओ। मैंने अनिका का मोबाइल ट्रेस किया है। जब आखिरी बार अनिका का मोबाइल फोन इस्तेमाल हुआ था तब वह यहीं पर मौजूद थी और उसके बाद काफी घंटे तक उसका मोबाइल फोन यहीं रहा और फिर आज सुबह पता लगा कि कल देर रात उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। मगर मुझे पक्का यकीन है कि उसका मोबाइल फोन यही कहीं है। कुछ ही देर में रोहित के आदमी भी उस जगह पर आ पहुंचे। अपने आदमियों को देखते ही रोहित ने कहा, एक काम करो, अभी के अभी मेटल डिटेक्टर के जरिए पता लगाने की कोशिश करो कि आसपास कहीं अनिका का मोबाइल मिल जाए। जाओ, हमारे आदमियों को हर तरफ फैला दो और पता लगाने की कोशिश करो कि वह कहाँ है। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड के पास हमेशा ही आधुनिक इक्विपमेंट्स मौजूद होते थे, इसलिए एक मेटल डिटेक्टर के जरिए रोहित के आदमी जमीन के ऊपर उस मेटल डिटेक्टर को घुमाते हुए यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अनिका का मोबाइल फोन
जमीन में कहीं गड़ा हो तो उन्हें मिल जाए। काफी देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद अचानक रोहित के एक आदमी का मेटल डिटेक्टर जोर जोर से बीप होने लगा। जैसे ही उस मेटल डिटेक्टर की आवाज रोहित और भूमिका के कानों पर पड़ी, उन दोनों की सांसें जैसे थम सी गई थी। वह मेटल डिटेक्टर ठीक उसी जगह पर लगाया गया था जहां उस औरत ने अनिका का मोबाइल फोन आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट वाले पेड़ के नीचे रखा था। जैसे ही उस आदमी ने कुछ पेड़ से गिरी पत्तियों को हटाया, उसने देखा कि अनिका का मोबाइल फोन वहीं पड़ा था। जैसे ही उस आदमी ने मोबाइल फोन उठाया, रोहित दौड़कर उस आदमी के पास गया और अनिका का मोबाइल फोन अपने हाथ में ले लिया। रोहित ने भूमिका से कहा, यह तो अनिका का ही फोन है। भूमिका भी अनिका का फोन देखकर अब काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। रोहित और भूमिका को एक आखिरी उम्मीद ये थी कि अनिका शायद थक कर कहीं सो गई थी और कुछ देर में सुरक्षित वापस घर चली आएगी। मगर भूमिका और रोहित दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि मोबाइल फोन का इस तरह से मिलना अनिका की गुमशुदगी के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। अनिका चाहे काफी ज्यादा आलसी थी, मगर वह इतनी बेपरवाह नहीं थी कि वह इस तरह अपना मोबाइल फोन कहीं गिराकर उसे भूल जाए। भूमिका और रोहित दोनों को अब एक बात पता चल चुकी थी कि अनिका की गुमशुदगी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हादसा छुपा था। भूमिका ने रोहित के हाथ से अनिका का मोबाइल फोन ले लिया और जल्दी से जाकर अपनी कार में उसे चार्जिंग पर लगा दिया। रोहित ने भूमिका से कहा, इस मोबाइल फोन का यहाँ होना यह किस तरफ इशारा कर रहा है भूमिका? रोहित की सांसें तेज होने लगी थी। उसकी आंखों में बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। भूमिका जानती थी कि रोहित वैसे तो काफी इमोशनली स्ट्रांग लड़का था, मगर जहां बात अनिका की सेफ्टी और सिक्योरिटी की आती थी, वहां रोहित भी पूरी तरह से टूट चुका था। रोहित की इमोशनल हालत समझते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है अनिका को। मैंने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा दिया है। जैसे ही फोन स्विच ऑन होगा, हमें जरूर कोई न कोई सुराग मिलेगा जो हमें अनिका तक पहुंचा सकता है। कुछ देर और इंतजार करने के बाद रोहित ने अनिका का मोबाइल फोन चार्जिंग प्लग से निकाला और उसे स्विच ऑन कर दिया। कुछ सेकंड में अनिका का मोबाइल फोन स्विच ऑन होगा। फोन स्क्रीन पर पासवर्ड रिक्वेस्ट दिखाई देने लगी। भूमिका और अनिका अब दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने मोबाइल फोन अपने हाथ में लेते हुए रोहित से कहा, देखो, बिना पासवर्ड के भी मैं इसे खोल सकती हूँ, मगर इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मुझे अपने टेक्निकल टीम का सहारा लेना पड़ेगा। यह फोन उन्हें दूंगी, उसके कुछ वक्त के बाद ही वह लोग इस फोन को अनलॉक कर पाएंगे। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। वह किसी भी हालत में अपनी अनिका तक पहुंचना चाहता था, मगर भूमिका के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। रोहित फटी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देखकर कुछ सोचने लगा था। इससे पहले कि भूमिका फोन लेकर अपनी कार में बैठती, रोहित ने भूमिका के हाथ से फोन छीन लिया। रोहित अचानक मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा। अनिका के मोबाइल फोन ने 2 बार पासवर्ड को रिजेक्ट कर दिया। भूमिका ने रोहित को और ज्यादा अटेम्प्ट करने से रोकते हुए कहा, देखो रोहित, यह तुम्हारा तीसरा मौका है। अगर इसमें भी तुम फेल हो गए तो हो सकता है कि अनिका का मोबाइल फोन लॉक हो जाए। फिर मेरे टेक्नीशियन को भी मोबाइल फोन को फिर से अनलॉक करने में ज्यादा वक्त लगेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अनिका तक जल्दी पहुँचना चाहते हो। हम सब यही चाहते हैं कि अनिका जल्द से जल्द हमें वापस मिल जाए, मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो। यह मोबाइल फोन मुझे अभी इसी वक्त मेरी टीम के टेक्नीशियन के हवाले करना होगा। रोहित मन ही मन एक गहरी सोच में पड़ गया और उसके बाद आंख बंद करते हुए रोहित ने फिर से अपनी आंखें खोली और मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप किया, मगर इस बार अनिका का मोबाइल फोन अनलॉक हो गया था। भूमिका यह देखकर हैरान हो गई। वो जानती थी कि रोहित उन लोगों में से नहीं था जो अपनी पत्नी के मोबाइल फोन पर नजर रखा करे या अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का पासवर्ड जानने की कोशिश करे। रोहित और अनिका को एक दूसरे के प्यार पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी रोहित ने किसी तरह अनिका का मोबाइल फोन अनलॉक कर दिया। भूमिका इस बात से जितनी हैरान थी, उतनी ही उसे अनिका तक पहुंचने की जल्दी भी थी। इसलिए रोहित से ज्यादा सवाल ना करते हुए भूमिका ने अनिका की लास्ट डायल कॉल की लिस्ट चेक की। वहां रोहित मन ही मन में कुछ सोचकर ऐसी हालत में भी अपने और अनिका के प्यार पर काफी ज्यादा गर्व महसूस करने लगा था। रोहित ने अनिका की जिंदगी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के नाम के पहले अक्षरों को अलग अलग तरीके से टाइप करने की कोशिश की थी।
अनिका की जिंदगी के सबसे करीबी 4 लोग थे, रिया, एलेक्जेंडर, आर्यन और खुद रोहित। इन सबके नाम के पहले अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से फीड करके रोहित ने अनिका का पासवर्ड क्रैक किया था। पासवर्ड मैच होते ही रोहित को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि भले ही अनिका ज्यादा खुलकर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती थी रोहित से, मगर मन ही मन अनिका भी रोहित को उतना ही प्यार करती थी जितना रोहित अनिका से करता था। भूमिका ने देखा कि अनिका के मोबाइल फोन पर कोई भी सस्पिशियस नंबर नजर नहीं आ रहा था। सारे के सारे मिस कॉल परिवार वालों के ही थे। आर्यन, एलेक्जेंडर, रिया, रोहित, श्वेता, अंजलि मामी, किशन मामा और खुद भूमिका के अलावा अनिका के मोबाइल फोन पर उसे और कोई ऐसा नंबर नहीं नजर आ रहा था जिसके जरिए उसे किसी भी तरह का कोई सुराग मिले। अनिका की आउटगोइंग कॉल में भी ऐसा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा था। जो आखिरी कॉल अनिका के मोबाइल फोन से रिसीव हुआ था वह कॉल एलेक्जेंडर ने किया था। वह फोन कॉल लगभग 30 सेकंड चला था। जैसे ही भूमिका ने यह देखा, भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित यह देखो। एलेक्जेंडर ने लगभग 30 सेकंड तक अनिका से बात की थी। एलेक्जेंडर ने तुम्हें कुछ बताया? भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने भूमिका से कहा, हाँ, एलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि अनिका का फोन कनेक्ट हुआ था, मगर वो अनिका के साथ कुछ बात नहीं कर पाया। बच्चों ने सिर्फ फोन पर कुछ औरतों के भजन करने की आवाजें सुनी और फिर कुछ सेकंड बाद फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बस यही कहा था मुझे, एलेक्जेंडर ने। और हाँ, भूमिका, एक बड़ी अजीब बात हुई है। अभी कुछ देर पहले एलेक्जेंडर ने मुझसे कहा कि उसने मारवा हाउस के बाहर एक घूंघट वाली औरत को देखा। वह औरत ठीक वही भजन गा रही थी जो भजन उसे अनिका के फोन पर सुनाई दे रहा था। रोहित की बात सुनकर भूमिका भी हैरान हो गई, मगर इससे पहले कि वह रोहित को और कोई सवाल पूछ पाती, अचानक अनिका का मोबाइल फोन बजने लगा। मगर इस बार मोबाइल की स्क्रीन पर कोई नंबर फ्लैश नहीं हो रहा था। यह एक अननोन नंबर था। मगर जैसे ही अनिका का फोन बजने लगा, रोहित ने भूमिका के हाथों से वह मोबाइल फोन लेकर रिसीव का बटन दबा दिया। रोहित ने जैसे ही अनिका का फोन अपने कानों पर रखा तो उसे कुछ औरतों के भजन की आवाज ही सुनाई देने लगी। रोहित उन आवाजों को सुनकर हैरान रह गया। कुछ ही सेकंड बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हैरान और घबराए हुए रोहित ने फिर से इस नंबर पर डायल करने की कोशिश की, मगर नंबर का कोई डाटा न होने की वजह से कॉल लग नहीं पा रहा था। रोहित बार बार कॉल बैक करने की कोशिश करता रहा, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद फ्रस्ट्रेट होकर रोहित ने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटक दिया और अपनी आवाज तेज करते हुए भूमिका की ओर देखकर कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं। यह जिस किसी की भी हरकत है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक मोबाइल फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज फ्लैश होने लगा। उस मैसेज को पढ़कर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका के मोबाइल स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनिका वही है जहां आकाश है। मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज पढ़ते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित की आंखों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि रोहित किसी तरह अपने आंसुओं का सैलाब अपने मन में दबा कर बैठा था। मगर आखिरकार रोहित को अनिका का पता मिल चुका था। रोहित के चेहरे पर जितनी हैरानी नजर आ रही थी, शायद उतनी ही राहत उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। रोहित नहीं जानता था कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब था, मगर बस किसी तरह रोहित को इस बात की तसल्ली महसूस हो रही थी कि उसे अब आखिरकार पता चल गया था कि अनिका कहाँ थी। आकाश लाइफ केयर हॉस्पिटल की आईसीयू वार्ड में एडमिट था और कहीं न कहीं अनिका भी वहीं कहीं मौजूद थी। यह मैसेज पढ़कर रोहित तुरंत अपनी कार की ओर दौड़ लगाने लगा। तभी अचानक भूमिका ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? रोहित ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए भूमिका से कहा, तुमने मैसेज नहीं पढ़ा? इसमें साफ साफ लिखा है कि अनिका वही है जहाँ आकाश है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है आकाश का इलाज करते करते थक हार कर वह वहीं कहीं सो गई हो। जैसे ही रोहित अपने कदम अपनी कार की ओर बढ़ाने लगा, भूमिका ने फिर से रोहित को कंधे से पकड़ लिया और कहा, रोहित, तुम बेवकूफ़ी मत करो। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि तुम इस वक्त कितनी जल्दी में हो अनिका तक पहुँचने के लिए, मगर तुम्हें इस तरह इस मैसेज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रोहित भूमिका की बातों से काफी हैरान हो गया। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए भूमिका से कहा, भूमिका, तुम होश में तो हो?
आखिरकार इतने घंटे बाद हमें पता चला है कि अनिका कहाँ है और तुम हो कि मुझे अनिका के पास जाने से रोक रही हो। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा था। भूमिका किसी तरह रोहित को आकाश के पास जाने से रोकना चाहती थी। साथ ही साथ भूमिका उस मैसेज का भी मतलब समझने की कोशिश कर रही थी जो अभी अभी अनिका के मोबाइल फोन पर आया था। मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अनिका वहीं पर है जहां आकाश है। भूमिका मन ही मन यह सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं मैसेज भेजने वाले का मतलब यह तो नहीं था कि अनिका भी इस दुनिया में नहीं रही। यह बात सोच कर भूमिका की आंखों से आंसू बहने लगे। भूमिका को रोते हुए देखकर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूमिका इस तरह की रिएक्ट क्यों कर रही थी। रोहित ने भूमिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और इस बार अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए पूछा, भूमिका, मैसेज पढ़ने के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए थी, मगर तुम तो रो रही हो। बात क्या है? भूमिका, मुझे बताओ, अगर इस मैसेज में यह लिखा है कि अनिका इस वक्त लाइफ केयर हॉस्पिटल में आकाश के साथ मौजूद है, तो जब मैं वहां गया था तब मयूर ने मुझे मना क्यों किया कि अनिका यहाँ नहीं थी? बताओ भूमिका, क्या तुम कोई ऐसी बात जानती हो जो मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है? भूमिका रोहित की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और रोहित के पास इस वक्त वह पेशेंस नहीं था कि वह भूमिका से और सवाल करे और उसके सही जवाब का इंतजार करे। रोहित किसी भी तरह अपनी अनिका के पास पहुंचना चाहता था, इसीलिए भूमिका को वहीं छोड़कर रोहित अपनी कार में बैठ गया और तेजी से कार ड्राइव करते लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। इससे पहले कि भूमिका दौड़कर अपनी कार में बैठती और रोहित का पीछा करती, भूमिका के कार के सामने अचानक ही एक बड़ी सी पुलिस की कार आकर रुकी। उस पुलिस जीप ने भूमिका के कार का रास्ता पूरी तरह से रोक लिया था ताकि भूमिका अपनी कार आगे न बढ़ा सके। रोहित के जाते ही रोहित के आदमी भी जल्दी से अपनी गाड़ियों में रोहित का पीछा करने लगे थे। भूमिका जल्दी से रोहित के पीछे लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचकर रोहित को यह जानने से रोकना चाहती थी कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा था, मगर भूमिका अपनी कार स्टार्ट करती उससे पहले ही पुलिस की जीप ने भूमिका का रास्ता रोक लिया था। अचानक ही पुलिस जीप से इंस्पेक्टर राजेश उतरकर बाहर आए और भूमिका के कार विंडो के पास आकर कहने लगे, अरे मैडम, आपने तो पूरे शहर का कानून अपने हाथों में ले लिया है। अरे माना कि आप स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, मगर नियम और कायदे कानून तो आप पर भी लागू होते हैं और अगर आप इस तरह नियम और कानून का उल्लंघन करती रहीं तो आम जनता क्या सीख लेगी आपसे? ऐसे तो देखते ही देखते दिल्ली का हर आदमी कानून को अपने हाथ में लिए घूमेगा। भूमिका अपनी कार से उतरी और जोर से दरवाजा पटक कर इंस्पेक्टर राजेश की ओर जाकर कहने लगी, यह क्या कह रहे हैं आप? मैंने कौन सा कानून अपने हाथ में लिया है? जिस केस की तह तक आपको जानना चाहिए था उसी केस की छानबीन कर रही हूँ मैं। आपने तो यह कहकर केस को बंद कर दिया था कि एक मामूली एक्सीडेंट है, मगर इस केस के पीछे जरूर कोई न कोई है जो हमें नजर नहीं आ रहा और आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकाब के पीछे छुपे उस मास्टरमाइंड को बचाने के लिए आप भी कोई पर्दा तैयार कर रहे हैं? भूमिका की बात सुनते ही राजेश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने अचानक अपनी जेब से एक पान का डिब्बा निकाला और एक पान अपने मुंह में रखते हुए भूमिका से कहने लगे, मैडम, लगता है पिक्चरें बहुत देखती हैं आप। मैंने तो सुना था कि आप स्पेशल डिपार्टमेंट की एक काबिल ऑफिसर हैं जो चुटकियों में बड़े से बड़े केस सॉल्व कर देती हैं। बड़ी बहादुरी से खतरनाक इंटरनेशनल गैंगस्टर से भी लड़ती हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि आप तो उन लोगों में से हैं जो जासूसी किताब पढ़कर डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं। मैडम, पर्दा बनाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा, बल्कि एक सीधा केस को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं आप। इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनकर भूमिका हैरानी से इंस्पेक्टर राजेश को देखने लगी। भूमिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए इंस्पेक्टर राजेश से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राजेश ने मुस्कुराते हुए अपने कुछ कांस्टेबल की ओर देखा और दबी हुई आवाज में भूमिका से कहा, अजय छोड़िए मैडम, आप जैसे बड़े बड़े परिवारों के राज अगर खोलने बैठे तो बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी शर्मा जाए, और फिर मैं तो एक छोटा मोटा ऑफिसर हूँ। भला इतने बड़े खानदान में क्या चल रहा है और क्या नहीं, यह मुझ जैसा छोटा मोटा ऑफिसर कैसे जान सकता है? मगर आप तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं।
और एक बड़े खानदान का हिस्सा हैं। भला आपसे क्या छुपा हो सकता है? जो राज आप बाहर ढूंढ रही हैं, वो राज आपके ही घर में कहीं दफन है। जाकर अपने घर में देखिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। कौन किसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है और कौन राजगद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भूमिका गहरी सोच में पड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इंस्पेक्टर राजेश क्या इशारा कर रहे थे। क्या इंस्पेक्टर राजेश का ये मतलब था कि अनिका और आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे घर के ही किसी मेंबर का हाथ था। इंस्पेक्टर राजेश बड़े ही गौर से भूमिका के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राजेश की नजर भूमिका के हाथों में अनिका के मोबाइल पर पड़ी। इंस्पेक्टर राजेश ने झटके से वह मोबाइल अपने हाथों में ले लिया और मोबाइल स्क्रीन पर लिखे मैसेज को पढ़ने लगे। मैसेज को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर राजेश बड़ी बड़ी आंखों से भूमिका की ओर देखने लगे और अपनी हैरानी दिखाती हुई भूमिका से कहा, यह क्या? इसमें तो लिखा है कि बहन वही है जहां भाई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? भूमिका ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए इंस्पेक्टर राजेश से कहा, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है? ये केस आप जितना सीधा बता रहे हैं उतना सीधा है नहीं। इस केस के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। कोई है जो यह सब कुछ प्लान कर रहा है। इंस्पेक्टर राजेश ने वह मोबाइल फोन एक पॉलीथीन बैग में रखते हुए भूमिका से कहा, देखिए मैडम, हमें यह मोबाइल फोन अपनी कस्टडी में लेना होगा। आगे की छानबीन करने के बाद यह मोबाइल फोन आपको लौटा दिया जाएगा। घर की बहू गायब है, हो सकता है इसके पीछे भी आपको किसी न किसी की साजिश लगे। अरे भाई, यहाँ तो लोगों की बीवियां अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं तो लोग पुलिस को गाली देने लगते हैं, और फिर ऊंचे खानदान की तो बात ही कुछ और है। दुनिया के रीति रिवाज, नियम कानून ऊंचे खानदान के बहू बेटों पर लागू नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले की ही एक बात है। अचानक एक ऊंचे खानदान की बहू, जिसकी अभी अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी, वह अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए देश से बाहर चली गई थी, मगर उसके पति ने हमारे नाक में दम कर दिया। दिन रात हम उस लड़की को ढूंढने में लगे रहे। किडनैपिंग का केस फाइल करने के लिए कहा गया। न जाने हम कहां कहां दौड़े हैं। 4 दिन बाद पता चला कि वह लड़की तो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर गई थी। लड़की तो वापस आ गई, मगर हमारी रातों की नींद और हमारी रातों का चैन हमेशा के लिए चला गया। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में पुलिस क्या कर सकती है? भूमिका को इंस्पेक्टर राजेश की बातों पर घिन हो रही थी, मगर वह जानती थी कि इस वक्त इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था। भूमिका यह तो अच्छी तरह से जानती थी कि इंस्पेक्टर राजेश जरूर उन लोगों के साथ मिले हुए थे जो लोग यह सब कुछ करवा रहे थे, मगर इस वक्त भूमिका के पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि आखिर यह सब कुछ कौन कर रहा था और क्यों। जैसे ही रोहित की कार लाइफ केयर हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में रुकी, रोहित ने जोर से अपनी कार की ब्रेक लगाई। रोहित की कार अपने आगे खड़ी एक कार से जोर से टकराई, मगर रोहित ने किसी चीज की परवाह किए बिना अपनी कार का दरवाजा खोला और सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल की एंट्रेंस की ओर दौड़ने लगा। रोहित तेजी से लिफ्ट के पास पहुंचा और जोर जोर से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। रोहित के दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। रोहित किसी भी तरह अपनी आंखों के सामने अनिका को देखना चाहता था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा टॉप फ्लोर पर खुला, रोहित दौड़कर आकाश के आईसीयू वार्ड के पास पहुंचा। दरवाजे के बाहर मयूर और उसके आदमियों को देखकर रोहित ने कहा, मयूर, मुझे अभी इसी वक्त अंदर जाने दो। रोहित को तेजी से दरवाजे के पास जाता हुआ देखकर मयूर के आदमियों ने रोहित को रोक लिया, मगर इस बार रोहित किसी की सुनने वाला नहीं था। रोहित ने एक आदमी को सीधे ही अपने हाथों से हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। मयूर के बाकी आदमी भी रोहित को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगे, मगर रोहित इस वक्त किसी की भी बस में आने वाला नहीं था। मयूर भी रोहित की ताकत अच्छी तरह से जानता था, मगर वह किसी भी हालत में अनिका को दिया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता था। मयूर ने अनिका से वादा किया था कि वह किसी भी हालत में आकाश की मौत की खबर लीक नहीं होने देगा। जब मयूर को एहसास हो गया कि उसके आदमी अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद रोहित को नहीं रोक पाए, तो मयूर खुद रोहित को रोकने के लिए आगे बढ़ा। मयूर को अपनी ओर आता हुआ देखकर रोहित को काफी हैरानी हो रही थी। इससे पहले कि मयूर रोहित तक पहुंचे, रोहित ने मयूर से कहा, देखो मयूर, समझने की कोशिश करो, मैं अनिका का पति हूँ। मैं अंदर जाकर आकाश को नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ।
मगर समझने की कोशिश करो। मुझे एक मैसेज मिला है। मैसेज में यह लिखा है कि अनिका अपने भाई आकाश के साथ मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि अनिका भी आकाश के साथ आईसीयू वार्ड में मौजूद है। रोहित की बात सुनकर मयूर भी हैरान रह गया। रोहित को रोकने के लिए मयूर अपना डिफेंस तैयार करने ही वाला था कि अचानक मयूर ने अपने हाथ रोक लिए। वह फटी हुई आंखों से कुछ देर के लिए रोहित को देखता ही रह गया। हैरान मयूर ने कांपती हुई आवाज में रोहित से कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? अनिका इस कमरे में मौजूद है। रोहित ने पूरी बात समझाते हुए मयूर से कहा, अरे हाँ, अनिका की मोबाइल फोन पर मुझे एक मैसेज मिला जिसमें यह लिखा था कि अनिका इस वक्त वहीं है जहां आकाश है। इसका मतलब साफ है कि अनिका इस कमरे में मौजूद है। रोहित की यह बात सुनते ही मयूर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मयूर को अपने रास्ते से हटाकर रोहित सीधे आकाश के आईसीयू वार्ड के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा खोलते ही रोहित ने जो देखा वह देखकर शॉक हो गया था। जैसे ही रोहित आकाश के आईसीयू वार्ड के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहाँ पूरे कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। पेशेंट बेड भी पूरी तरह से खाली पड़ा था। रोहित हैरान होकर कमरे में हर तरफ देखने लगा, मगर उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आईसीयू वार्ड खाली क्यों था। अगर आकाश यहाँ पर नहीं था तो फिर आकाश कहाँ था? जैसे ही रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, मयूर अपनी आंखों में मायूसी लिए अपना सर झुकाकर खड़ा था। मयूर के पास जाकर रोहित ने ऊंची आवाज में पूछा, मयूर, यह सब क्या है? आकाश कहाँ है? यह कमरा खाली क्यों है? आकाश की हालत तो बहुत क्रिटिकल थी, फिर ऐसी हालत में आकाश कहाँ गया है? मयूर रोहित के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस वह मायूस होकर सर झुकाए रोहित के सामने खड़ा रहा। रोहित की समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ हो क्या रहा था। रोहित अपने गुस्से पर काबू खो बैठा और उसने मयूर का कॉलर पकड़ लिया। रोहित ने उसे जोर से हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ मयूर, यह सब क्या हो रहा है? कहाँ है आकाश और कहाँ है अनिका? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे ही रोहित ने मयूर को यह कहा, मयूर की आंखों से आंसू बहने लगे। मयूर ने धीमी और दबी आवाज में रोहित से कहा, अगर मेरी जान लेकर भी आकाश को वापस लाया जा सकता है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरी जान ले लीजिए। मयूर की इस बात को सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित की आंखें सिकुड़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मयूर कहना क्या चाहता था। रोहित ने धीरे से मयूर का कॉलर छोड़ते हुए मयूर से कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है आकाश? धीमी और दबी हुई आवाज में मयूर ने रोहित से कहा, आकाश अब हमारे बीच नहीं रहा, आकाश मर चुका है। मयूर की बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित ने धीमी और अटकती हुई आवाज में मयूर से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? आकाश मर चुका है? मगर मुझे तो अनिका ने कहा था कि उसकी हालत काफी क्रिटिकल है, मगर वह बच सकता है। क्या अनिका यह बात जानती है कि? इससे पहले कि रोहित अपनी बात पूरी कर पाता, मयूर ने रोहित की बात काटते हुए कहा, अनिका सब कुछ जानती है। अनिका ने ही मुझसे कहा था कि अगले कुछ दिनों तक मैं यह बात दुनिया से छुपा कर रखूं कि आकाश की मौत हो चुकी है। रोहित की चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने यह सब कुछ क्यों किया। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका को शक था कि आकाश के एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का हाथ था, मगर वह यह नहीं जानती थी कि आकाश का एक्सीडेंट करने के पीछे कोई अपना था या कोई बिजनेस राइवल। इसलिए अनिका ने मुझसे कहा कि मैं आकाश की मौत को एक राज ही रहने दूं और लोगों में यह बात फैला दूं कि आकाश बहुत जल्द ठीक होने वाला है, ताकि आकाश के दुश्मन अलर्ट हो जाएं और कोई ऐसा कदम उठाए कि हम उन तक पहुंच सकें। मगर आज काफी दिन बीत गए हैं, दुश्मन तो पकड़ में नहीं आया, मगर न जाने अनिका कहाँ चली गई है। रोहित, मुझे लगता है अनिका बहुत बड़े खतरे में है। हमें उसे बचाना होगा। किसी भी हालत में हमें अनिका को बचाना होगा। मयूर की बातें सुनकर रोहित के आगे उसकी पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए और कैसे अनिका को ढूंढे। चक्कर खाते हुए रोहित को देखकर मयूर ने उसे सहारा दिया और वही कमरे में पड़ी एक चेयर पर बिठा दिया। मयूर का एक आदमी रोहित के लिए पानी का गिलास लेकर आया, मगर रोहित ने वह पानी का गिलास भी झटक दिया। बार बार रोहित के सामने बस वही मैसेज घूम रहा था जिसमें लिखा था कि अनिका भी वहीं पहुंच चुकी है जहां आकाश है।
क्या मैसेज टाइप करने वाले का यह मतलब था कि अब अनिका भी इस दुनिया में नहीं रही थी? यह सारी बातें अंदर ही अंदर रोहित को खोखला बनाए जा रही थी। रोहित अपना सर पकड़कर कुछ देर वहीं बैठा रहा। रोहित मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि अनिका जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। एक अनजान अंधेरी जगह पर धीरे धीरे अनिका ने अपनी आंखें खोली। जब अनिका की आंखें खुली तब उसे एहसास हुआ कि वह एक अंधेरे कमरे में जमीन पर लेटी थी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से अनिका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर में कहीं दर्द तो महसूस नहीं हो रहा था, मगर अनिका को अपना सर काफी भारी लग रहा था। अनिका याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। अनिका को बस इतना ही याद आ रहा था कि वह आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर खड़ी थी। तभी घूंघट ओढ़ी कुछ औरतें उसके पास आई थी। ये वही औरतें थीं जिन पर अनिका को शक था कि वह औरत आकाश के एक्सीडेंट से कोई ना कोई ताल्लुक रखती थी। अनिका यह याद करने की कोशिश करने लगी कि हाईवे पर उन औरतों को मिलने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। एक औरत आरती के थाले लिए अनिका की आरती उतार रही थी और फिर अचानक ही अनिका बेहोश हो गई। उसके बाद अनिका के साथ क्या हुआ, वह इस जगह कैसे आई, यह सारी बातें अनिका को याद नहीं आ रही थी। अंधेरे कमरे में अनिका को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अनिका ने धीमी और अटकती हुई आवाज में यहाँ वहाँ देखते हुए आवाज लगाने की कोशिश की। अनिका ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कौन हो तुम लोग? सामने क्यों नहीं आते? कुछ देर तक उस कमरे में अनिका की आवाज गूंजती रही। आवाज की गूंज से अनिका ने यह अंदाजा लगा लिया था कि जिस कमरे में वह मौजूद थी वह कमरा काफी बड़ा था। जिस तरह से अनिका की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की सीलिंग काफी ऊंची थी और कमरे की चौड़ाई भी काफी ज्यादा थी। अनिका ने इस बात से यह अंदाजा लगाया था कि हो सकता है उसे किसी गोदाम या वेयर हाउस में रखा गया था। अनिका ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। पूरी तरह से अंधेरे कमरे में अनिका धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। अनिका की सैंडल की आवाज की गूंज कमरे में हर तरफ सुनाई देने लगी। अनिका अंधेरे में धीरे धीरे किसी तरह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आवाज लगाने लगी। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? क्या आकाश को तुम लोगों ने मारा है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इतना समझ लेना कि आकाश की जिंदगी के बदले मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। अनिका की अपनी ही आवाज की गूंज उसके कानों पर टकराने लगी थी। अनिका बार बार किसी को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, मगर काफी वक्त बीत गया, वहां कोई नहीं आया। लगातार अनिका अपने कदम अंधेरे में आगे बढ़ाती रही। अनिका काफी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर अभी भी अनिका किसी दीवार या कमरे के कोने तक नहीं पहुंची थी, जिसका मतलब साफ था अनिका जहां कहीं भी थी वह कमरा काफी बड़ा था। कुछ देर तक अपने कदम आगे बढ़ाने के बाद अनिका का हाथ एक दीवार से जा टकराया। अनिका ने अंधेरे में उस दीवार को महसूस करने की कोशिश की। दीवार पर लगे प्लास्टर को महसूस करने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि वह किसी गोदाम या वेयर हाउस में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कमरे में कैद थी जो शायद रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अनिका जब दीवार को छूकर उसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि दीवार पर एक आईना लगा हुआ था। दीवार पर और भी कई तरह की पेंटिंग्स लटकी हुई अनिका को फील हो रही थी। कुछ दूर चलते ही अचानक अनिका का पांव किसी चीज से टकराया और वह सीधे उस चीज पर जा गिरी। जब अनिका को एहसास हुआ वह जिस चीज पर गिरी थी वह एक सोफे जैसा कोई फर्नीचर था। उस पर गिरते ही अनिका को जोर जोर से खांसी आने लगी, जिससे अनिका को यह पता लगा कि शायद कई अरसे से उस सोफे को साफ नहीं किया गया था। अनिका किसी तरह कमरे में किसी तरह की खिड़की ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अनिका धीरे धीरे जब कमरे की दीवारों पर हाथ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक अनिका को अपने पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। अनिका ने तुरंत अपने कदम आगे बढ़ने से रोक लिए और जिस दिशा में आवाज आ रही थी वहां अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। फिर अचानक ही कमरे के कोने से काफी तेज रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। अनिका दौड़कर उस रोशनी की तरफ गई। अनिका को एक खाने की प्लेट अंदर सरकती हुई नजर आई। कमरे के दरवाजे के ठीक नीचे एक छोटे से छेद से उस प्लेट को अंदर सरकाया गया था। प्लेट के अंदर सरकते ही दोबारा उस छेद को बंद कर दिया गया और कमरे में फिर से अंधेरा हो गया, मगर अनिका तब तक उस दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। अनिका जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटा कर कहने लगी, कौन हो तुम लोग? मुझे इस तरह से यहाँ क्यों कैद करके रखा है? दरवाजा खोलो। अनिका किसी तरह दरवाजा का लॉक ढूंढने की कोशिश करने लगी,
अंधेरे में अनिका को दरवाजे पर लॉक कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर काफी देर पूरे दरवाजे को महसूस करने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि दरवाजे में कहीं भी किसी तरह का लॉक या दरवाजा खोलने या बंद करने के लिए कोई हैंडल नहीं लगा हुआ था। इससे यह बात साफ थी कि अंदर की ओर से दरवाजा खुलता या बंद नहीं होता था। नीचे की ओर दरवाजे में बने हुए छेद से थाली को अंदर सरकाया गया था। अनिका किसी तरह उसे भी ढूंढकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, मगर अनिका को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि जिस जगह पर दरवाजे में सुराग बनाया गया था वह लोहे का बना हुआ था और उसे खोल पाना बहुत मुश्किल था। अनिका जोर जोर से दरवाजे पर अपने हाथ पटकती रही, मगर ना तो किसी ने दरवाजा खोला और ना ही किसी ने अनिका की किसी भी बात का कोई जवाब दिया। लाइफ केयर हॉस्पिटल में रोहित आकाश के आईसीयू वार्ड से बाहर निकलकर कुछ देर तक कॉरिडोर में रखी बेंच पर बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। मयूर रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, देखिए रोहित भैया, आकाश की मौत का राज कुछ वक्त तक आपको भी अपने आप तक ही रखना होगा। श्रेया भाभी प्रेग्नेंट है और अनिका ने कहा है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे किसी भी तरह का सदमा लगा तो श्रेया और उसके होने वाले बच्चे दोनों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। रोहित बस हाँ में अपना सर हिलाता रहा। मयूर यह भी नहीं जानता था कि रोहित उसकी बातें सुन पा रहा था या नहीं। रोहित बस फटी हुई आंखों से मयूर की हर बात पर हाँ में अपना सर हिला देता था। रोहित की खुद की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी बात का ज्यादा गहरा सदमा लगा था, आकाश की मौत का या अनिका की गुमशुदगी का। मगर रोहित जानता था कि यह वक्त डर कर बैठने का नहीं था, बल्कि अनजान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का था। रोहित अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी आवाज में गर्मी लाते हुए मयूर से कहा, जिस किसी ने भी अनिका को अगवा किया है और आकाश की मौत के पीछे अगर किसी की साजिश है तो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि बहुत जल्द उन लोगों को ऐसे सजा दूंगा कि वह लोग उस दिन को कोसेंगे जब उन लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया था। रोहित तेजी से वहां से चला गया। मयूर जानता था कि अब रोहित को रोकने का कोई फायदा नहीं था। अनिका को ढूंढने के लिए अब रोहित जमीन आसमान एक कर देगा। मारवा हाउस में रिया टेरेस गार्डन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिया के दोनों भाई उसके पीछे खड़े होकर रिया की ऐसी हालत देख रहे थे। एलेक्जेंडर सबसे पहले रिया के पास आया और धीरे से रिया से कहने लगा, देखो रिया, अब तुम बड़ी हो रही हो, मगर इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रोती रहोगी तो पापा पर क्या बीतेगी? यह तुमने कभी सोचा है? पापा हम तीनों में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हें वह इस तरह नहीं देख पाएंगे। पहले से पापा मम्मा को लेकर इतने परेशान हैं और अगर वह तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। आर्यन ने भी रिया को रोने से रोकने के लिए काफी समझाने की कोशिश की, मगर नन्ही से रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, मम्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। रिया की बात सुनकर आर्यन और एलेक्जेंडर चौंक गए। अंधेरे कमरे में कैद अनिका किसी तरह कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, मगर काफी मेहनत करने के बावजूद अनिका को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां से वह कमरे से बाहर निकल सके। धीरे धीरे अनिका के शरीर में भी उसे काफी कमजोरी महसूस होने लगी थी। अनिका जानती थी कि ठीक दरवाजे के पास अनिका के खाने के लिए अनिका को कैद करने वालों ने कुछ खाना थाली में रखा था। अनिका जानती थी कि अब किसी भी हालत में उसे वह खाना खाकर अपने शरीर की कमजोरी को कम करना होगा। अनिका यह भी जानती थी कि उन लोगों ने खाने में कुछ मिलावट की थी या नहीं, मगर यह वक्त अनिका के पास खाना खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे में भी अनिका ने कुछ अंदाजा लगा लिया था कि कमरे का दरवाजा किस तरफ था। अनिका ने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए। अनिका ने कदमों की गिनती से हर चीज को नापना शुरू कर दिया था। जिस सोफा पर अनिका गिरी थी वह सोफा दीवार के साथ कदमों की दूरी पर था। सोफे से कमरे का दरवाजा 14 कदमों की दूरी पर था। दरवाजे के पास पहुंचकर अनिका जमीन पर अपना हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में जो थाली दरवाजे के छेद से कमरे में सरकाई गई थी वह थाली अनिका के हाथ लगी। बिना देखे ही अपनी उंगलियों से थाली में रखा खाना महसूस करने के बाद रोटी का एक निवाला बनाकर अनिका ने अपने मुंह में रखा।
अनिका को इस बात का अंदाजा हो गया था कि खाने में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई थी। एक रोटी और थाली में रखी कुछ सब्जी खाने के बाद अनिका ने थाली कमरे के कोने में रख दी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि किडनैपर अनिका से क्या चाहते थे। अनिका को किडनैप करने वाले लोग गुलेरिया परिवार के दुश्मन थे या मारवा परिवार के दुश्मन थे, यह बात भी अनिका नहीं जानती थी। अनिका यह भी नहीं जानती थी कि उसके किडनैपर और कितनी देर तक उसे यूं ही अंधेरे में रखने वाले थे। अनिका को बार बार अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। साथ ही साथ अनिका भी यह भी जानती थी कि अगर आकाश की मौत का खबर श्रेया के कानों तक पड़ी तो श्रेया और उसके होने वाले बच्चे की जान के लिए वह कितना खतरनाक हो सकता था। अनिका किसी तरह इस कैद से बाहर निकलकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी, मगर वह समझ नहीं पा रही थी कि अंधेरे कैद से वह किस तरह बाहर निकले। रोहित लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे अपने उस आदमी से मिला जिसे उसने क्रिस्टोफर पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में एक प्राइवेट रूम में पहुंचने के बाद रोहित ने उस आदमी को कॉल करके उसी जगह पर बुला लिया। प्राइवेट रूम की बालकनी में खड़े होकर रोहित पूरे शहर को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शहर में ऐसा कौन सा दुश्मन घुस आया था जिसने रोहित की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी थी और रोहित की जिंदगी की सबसे कीमती खुशी अनिका को उससे दूर कर दिया था। अनिका के लगभग सारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो गए थे। क्रिस्टोफर भी बदल चुका था। फिर अचानक यह कौन सा नया दुश्मन आ गया था, यह बात रोहित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। घूम फिर कर रोहित के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, V16 पावर ड्रग। रोहित और अनिका ने यह बात पूरी दुनिया से अब तक छुपा कर रखी थी कि V16 पावर ड्रग पाने का एक बेहद आसान तरीका था जिसमें अनिका के बोन मैरो में V16 पावर ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। यह सोचकर रोहित के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी कि अगर किसी दुश्मन को इस राज के बारे में पता चल गया तो वह V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज हासिल करने के लिए अनिका की जान भी ले सकता था। स्वाति मल्होत्रा के बनाए हुए V16 पावर ड्रग के कारण एलेक्जेंडर की जान बच पाई थी। कहीं न कहीं अनिका V16 पावर ड्रग के चमत्कारी असर की वजह से ही इतनी मुश्किलों के बावजूद जिंदगी से लड़ पाई थी, मगर आज वही V16 पावर ड्रग अनिका की जिंदगी का दुश्मन बन गया था। मगर V16 पावर ड्रग अनिका के ही शरीर में मौजूद है, यह बात सिर्फ और सिर्फ रोहित और अनिका दो ही लोग जानते थे। उनके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो यह बात जानता था। जब एलेक्जेंडर को अनिका के खून से V16 पावर ड्रग एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंजेक्ट किया गया था, तब क्रिस्टोफर को भी यही बताया गया था कि एलेक्जेंडर की जान बचना एक चमत्कार से कम नहीं है। क्रिस्टोफर भी यह बात नहीं जानता था कि V16 पावर ड्रग आज भी दुनिया में मौजूद था। V16 पावर ड्रग का जो इंजेक्शन क्रिस्टोफर को दिया गया था वही इस दुनिया का आखिरी V16 पावर ड्रग का डोज था। यह बात पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि क्रिस्टोफर भी इस बात को सच मानता था। बालकनी में खड़े होकर सोच रहे रोहित के कानों पर अचानक दरवाजे की नॉक सुनाई दी। रोहित ने जब दरवाजा खोला तो रोहित का आदमी अंदर जल्दी से आया। दरवाजा बंद करते हुए उस आदमी ने बड़े ही घबराई हुई आवाज में रोहित से कहा, सर, मैंने क्रिस्टोफर को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि क्रिस्टोफर आखिर कहाँ गायब हो गया है। मैंने अपने आदमियों को पूरी दिल्ली में हर जगह छानबीन करने को कह दिया है, मगर इतने घंटे हो गए अब तक क्रिस्टोफर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला है। रोहित की आंखों में उस आदमी को गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रोहित ने उस आदमी से खास तौर पर कहा था कि वह क्रिस्टोफर पर कड़ी नजर रखे। भले ही क्रिस्टोफर बदल गया था, मगर रोहित किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता था और आखिर आज वही हुआ जिसका रोहित को डर था। क्रिस्टोफर के गायब होते ही अनिका को किडनैप कर लिया गया था। धीरे धीरे रोहित के मन में यह ख्याल पक्का हो गया था कि हो न हो अनिका के गायब होने के पीछे जरूर क्रिस्टोफर का हाथ था। दीवार पर अपना एक हाथ जोर से मारते हुए रोहित ने अपने आदमी से कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस काम में मुझे जरा से भी ढील बर्दाश्त नहीं होगी। रोहित के चेहरे पर गुस्सा देखकर रोहित के आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर सर, इतने वक्त से हमने क्रिस्टोफर पर निगरानी रखी थी। उसकी छोटी से छोटी हरकत पर मेरे आदमियों की नजर थी। मैं खुद इस देश से अपने परिवार को इतना दूर
कर हर पल बाज की तरह क्रिस्टोफर पर नजरें गड़े हुए खड़ा था। मगर आज पता नहीं अचानक क्या हो गया, हमेशा की तरह क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर बाबा से मिलने की जिद करने लगा। मैं अपने कुछ आदमियों के साथ क्रिस्टोफर को दिल्ली ले आया। हमेशा की तरह एयरपोर्ट पर उतरने के बाद क्रिस्टोफर हमसे अलग हो गया और हम लोग क्रिस्टोफर के पीछे उस पर नजरें जमाए हुए उसका पीछा करते रहे। अलेक्जेंडर बाबा के स्कूल के पास पहुंचकर क्रिस्टोफर हमेशा की तरह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। अलेक्जेंडर बाबा के स्कूल छूटने में अभी 1-1.5 घंटे का वक्त बाकी था। हम लोग रास्ते के सामने क्रिस्टोफर पर नजर बनाए हुए थे, मगर फिर अचानक ही सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। एक बड़ी सी बस रास्ते के बीचों बीच कुछ देर के लिए खड़ी रह गई। उस बस के जाते ही जब हमने देखा तो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था। क्रिस्टोफर वहां से गायब हो चुका था। हम लोग हर तरफ जाकर क्रिस्टोफर को ढूंढने लगे, मगर क्रिस्टोफर हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित सर, हैरानी की बात तो यह है कि क्रिस्टोफर ने आज से पहले कभी भागने की कोशिश नहीं की थी। उसे देखकर कभी ऐसा लगता भी नहीं था कि क्रिस्टोफर कभी भी हमारी निगरानी से भागने की कोशिश करेगा। अलेक्जेंडर बाबा के लिए उसका प्यार हमें बिल्कुल सच्चा लगा था। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अलेक्जेंडर बाबा के प्यार पर पर्दा डालकर वह दरअसल भागने का प्लान बना रहा था। कहीं न कहीं रोहित भी क्रिस्टोफर की आंखों में पड़ चुका था कि वह पूरी तरह से बदल चुका था। अलेक्जेंडर का प्यार क्रिस्टोफर के लिए क्या मायने रखता था, यह बात तो अब रोहित भी अच्छी तरह से जानता था। मगर रोहित की आंखें धोखा कैसे खा सकती थी? अगर क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को मिलने का बहाना बनाकर भागने की प्लानिंग कर रहा था, तो जरूर क्रिस्टोफर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर फिर से किसी खतरनाक साजिश को अंजाम दे सकता था। सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल रही थी। क्रिस्टोफर का भागना और अनिका की किडनैपिंग, इन दोनों में जरूर कोई न कोई खतरनाक मोटिव छुपा हुआ था। यह बात अब रोहित भी जान चुका था। अपने आदमी की बात सुनते ही रोहित ने तुरंत इंपीरियल लीग के अपने साथियों को मैसेज किया। मैसेज में रोहित ने लिखा, इट्स वार्निंग टू ऑल द मेंबर्स। अगर क्रिस्टोफर को अपने खतरनाक मकसद में हमारे ग्रुप का कोई भी मेंबर मदद करेगा, चाहे वह इकोनॉमिकल हो या कुछ और, यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे ऑर्डर को न मानने का क्या नतीजा हो सकता है। जब इंपीरियल ग्रुप के लोगों ने रोहित का यह मैसेज पढ़ा तो एक के बाद एक ग्रुप पर सभी मेंबर मैसेज करने लगे। यह क्या कह रहे हैं आप? क्रिस्टोफर को तो मरे हुए काफी अरसा हो गया है, क्या वह अब तक जिंदा है? अलग अलग मेंबर किंग से एक ही सवाल पूछने लगे, क्या क्रिस्टोफर जिंदा है? इंपीरियल ग्रुप के सभी लोगों को लगा था कि V16 पावर ड्रग न मिल पाने की वजह से क्रिस्टोफर की मौत हो गई थी। अलेक्जेंडर को पूरी जिंदगी गुमनामी और अंधेरे में ना गुजारनी पड़े, इसलिए खुद क्रिस्टोफर ने रोहित और अनिका से कहा था कि वह हमेशा हमेशा के लिए लोगों की नजरों से दूर हो जाएगा, ताकि लोग यह समझे कि V16 पावर ड्रग न पाने की वजह से क्रिस्टोफर की मौत हो गई। अनिका के पास जो V16 का आखिरी डोज बचा था, उससे अनिका और रोहित ने अलेक्जेंडर को बचा लिया था। अपने ग्रुप के लोगों की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, देखिए, आने वाले दिनों में यह दुनिया बहुत बड़ी तबाही का सामना कर सकती है, इसलिए मैं किसी भी बात का रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर क्रिस्टोफर जिंदा है और कोई उसे मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहित की बात सुनकर इंपीरियल ग्रुप के सभी लोगों ने कहा कि जब से रोहित ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बंद करवाई थी, तब से लेकर आज तक किसी ने भी क्रिस्टोफर को कांटेक्ट नहीं किया था और न ही क्रिस्टोफर ने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इंपीरियल ग्रुप के मेंबर्स किंग से कितना डरते थे कि वह चाह कर भी किंग को कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। अगर सारे के सारे इंपीरियल ग्रुप के मेंबर सच बोल रहे थे, तो आखिर क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फिर से कौन मजबूती दे रहा था? यह बात रोहित की समझ के बाहर थी। रोहित ने अपने बगल में खड़े आदमी से ऊंची आवाज में कहा, तुम अभी इसी वक्त जाओ और किसी भी हालत में क्रिस्टोफर को ढूंढो। अनिका को बचाने के लिए क्रिस्टोफर का मिलना बहुत जरूरी है। उस आदमी के जाने के बाद रोहित ने चिराग को कॉल लगाकर कहा, देखो चिराग, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों तक शायद मैं ऑफिस ना आ पाऊँ। अनिका किडनैप हो चुकी है, मगर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इससे पहले कि रोहित कॉल डिस्कनेक्ट करता, चिराग ने उसे रोकते हुए कहा, रोहित सर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ।
दरअसल मुझे अभी अभी पता लगा है कि अनिका मैडम को शक था कि आकाश सर का एक्सीडेंट कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। उसके पीछे किसी की गहरी साजिश थी। हालांकि अब तक रोहित भी यह बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर रोहित ने चिराग को बिना कुछ बताए फोन पर कहा, अच्छा, हो सकता है वह एक बहन है, अपने भाई का इस तरह का एक्सीडेंट देखेगी तो इस तरह के ख्याल आना पॉसिबल है। फोन पर कुछ देर शांत रहने के बाद चिराग ने धीमी और दबी हुई आवाज में रोहित से कहा, मगर सर बात यह है कि मैंने यह भी सुना है कि मैडम को यह भी शक था कि शायद आकाश सर का एक्सीडेंट आपने करवाया है। चिराग की यह बात सुनकर रोहित शॉक हो गया। चिराग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पिछले दिनों गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली थी और बाजार में यह रूमर्स थे कि आप अपनी कंपनी को वापस नंबर 1 पर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है हमारे दुश्मनों ने इसी बात का फायदा उठाकर मैडम के कान भरने की कोशिश की थी। चिराग की बात सुनकर रोहित अपने सामने लगे आईने में फटी हुई आंखों से अपने आप को देखता रहा। वहां अंधेरे कमरे में अनिका काफी वक्त तक एक कोने में आंखें बंद करके बैठी रही, मगर तभी अचानक अनिका को एक तेज बदबू का एहसास हुआ। एक डॉक्टर होने के नाते उस बदबू को महसूस करते ही अनिका चौंक कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उस बदबू का एहसास होते ही अनिका समझ गई थी कि अंधेरे कमरे में इस वक्त एक लाश मौजूद थी। हर गुजरते पल के साथ बदबू और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। अनिका को पक्का विश्वास था कि कमरे में आसपास कहीं कोई लाश थी। उसकी वजह से हर पल बदबू और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। धीरे धीरे अनिका का सर भारी लग रहा था। अनिका ने सोफे से दरवाजे तक के कदम गिन कर रखे थे। अनिका दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अनिका जानती थी कि सड़ती हुई लाश से काफी जहरीले गैस पैदा होते थे। अगर ज्यादा देर तक कोई इंसान ऐसे सिचुएशन में फंसे रहे तो जहरीले गैस की वजह से वह इंसान घुट घुट कर दम तोड़ सकता था। अनिका जानती थी कि उसे अपनी सांसों पर कंट्रोल रखना होगा। अगर अनिका ने तेजी से सांस लेना शुरू किया तो हो सकता है कि जहरीले गैसों का असर अनिका के शरीर पर कम वक्त में हो जाए। अनिका जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, मगर जब दरवाजे पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अनिका समझ गई कि उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं थी। अनिका फिर से कदमों की गिनती करते हुए सोफे तक पहुंची और इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से दीवार पर हाथ रखकर किसी खिड़की या वेंटिलेशन को ढूंढने की कोशिश करने लगी। अनिका बार बार अपने हाथों को पटक कर दीवार पर किसी भी तरह की खिड़की ढूंढने की कोशिश करने लगी। कुछ वक्त के बाद अनिका को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अनिका खुद डॉक्टर थी, इसलिए समझ पा रही थी कि उसके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम हो गई थी। तेज जहरीले गैस की वजह से अनिका को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अचानक ही अनिका चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अंधेरे कमरे में अनिका यह भी नहीं जानती थी कि वह किस तरह अपने आप को बचाने के लिए कोई कदम उठाए। अनिका के माथे से लगातार पसीना बहने लगा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। तेज रोशनी की वजह से अनिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। अनिका कई घंटे से अंधेरे कमरे में कैद थी। अचानक आंखों पर गिरी रोशनी की वजह से अनिका की आंखें अपने आप ही बंद होती गई। लगभग बेहोश अनिका की आंखों के सामने अनिका को दरवाजे से आ रही रोशनी के बीच कुछ औरतों के कमरे में आने का एहसास हुआ। वो ना तो किसी का चेहरा देख पा रही थी और ना ही उसे उन औरतों का पहनावा दिखाई दे रहा था, मगर अनिका को कहीं न कहीं यह यकीन था कि यह वही औरतें थी जो अनिका को आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर मिली थी। कुछ देर बाद फिर से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। इससे पहले कि अनिका उन औरतों में से किसी का भी चेहरा देख पाती, फिर से अनिका की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अनिका जानती थी कि लगभग 8-10 औरतें कमरे के अंदर आई थीं। अचानक कुछ सेकंड बाद अनिका की आंखों पर फिर से जोरदार रोशनी पड़ी। इस बार कमरे में आई औरतों में से किसी एक ने अनिका के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी की थी, जिससे वह लोग अनिका को अच्छी तरह से देख पाए। अनिका कुछ देर तक अपनी आंखों के आगे अपना एक हाथ रखकर आंखों में तेजी से पड़ रही रोशनी से बचने की कोशिश करती रही। फिर अचानक अनिका के कानों पर एक औरत की भारी पहाड़ी आवाज पड़ी, रोशनी से जितना दूर भागोगी अंधेरा तुम्हारा हमदर्द बनता जाएगा, और मेरा यकीन करो अंधेरे से ज्यादा अच्छा दोस्त तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। उस औरत की बात सुनते ही अनिका ने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे?
और इस तरह मुझे यहाँ कैद करने का क्या मतलब है? अनिका की बात सुनकर अचानक ही अनिका को अपने कानों पर तेज हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। जिस औरत ने अनिका से अभी अभी बात की थी वह जोर जोर से तालियां बजाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उस औरत ने अनिका से कहा, वाकई में तुम आजकल की लड़कियां काफी तेज हो। अभी तो मुलाकात को 2 पल भी नहीं बीते, तुम तो कहानी के अंजाम तक पहुंचना चाहती हो। जरा सब्र रखो। तुम नौजवान लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, किसी भी बात में तुम लोग सब्र नहीं रख सकते, और एक हम जैसे लोग हैं जो इतने साल गुमनामी के अंधेरों में गुजार दिए हैं मगर फिर भी आज तक इंतजार कर रहे हैं। अनिका ने भी इस बार तेज सांसें लेते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? कौन हो तुम? अनिका के चेहरे पर टॉर्च की लाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से अनिका को आंखें खुली रखने में बेहद दिक्कत हो रही थी। मगर अनिका को महसूस हुआ कि जो औरत उसके साथ बात कर रही थी वह अचानक अपनी जगह से खड़ी होकर अनिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। साथ ही साथ उस औरत के हाथों में पड़ी हुई टॉर्च की रोशनी भी अनिका के चारों तरफ घूम रही थी। जैसे ही एक पल के लिए उस टॉर्च की रोशनी अनिका की आंखों से हटी, अनिका ने देखने की कोशिश की कि आखिर वह किस तरह के कमरे में कैद थी और वह लोग कौन थे जिन्होंने अनिका को किडनैप किया था। बस कुछ ही सेकंड की रोशनी में अनिका ने देखा कि वह एक बेहद पुराने किस्म के एक कमरे में मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा पुराने जमाने में किसी राज दरबार का हिस्सा था। चारों तरफ पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी और दीवारों पर शिकार किए हुए जानवरों के सर भी नजर आ रहे थे। हल्की दुधिया रोशनी में अनिका ने देखा कि सारी की सारी औरतों ने घूंघट ओढ़ रखा था। जब अनिका की नजर अपने आप पर पड़ी तब अनिका यह देखकर भी हैरान हो गई कि इन औरतों ने बेहोशी की हालत में अनिका को भी ठीक उसी तरह के कपड़े पहनाए थे जिस तरह के कपड़े उन्होंने खुद पहने थे। कुछ सेकेंड बाद अचानक ही अनिका के चेहरे पर फिर से उस टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी। तेज रोशनी की वजह से फिर से अनिका की आंखें बंद हो गईं। अनिका के सामने खड़ी औरत ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, मुझे तुमसे तुम्हारी दौलत छीनने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे वह जड़ी बूटी दे दो जिस जड़ी बूटी के सहारे तुम आने वाले कई सालों तक इस दुनिया पर राज करने के ख्वाब देख रही हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह औरत कौन सी जड़ी बूटी की बात कर रही थी। अनिका ने उस औरत की बात पर अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सी जड़ी बूटी? पूरी दुनिया पर राज करने की बात है, यह सब क्या कह रही हो तुम? जैसे ही अनिका ने यह बात कही, अचानक अंधेरे कमरे में अनिका के चेहरे पर जोर से एक थप्पड़ किसी ने जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि अनिका के कान बिल्कुल सुन पड़ गए। अंधेरे की वजह से अनिका यह जान भी नहीं पाई थी कि अचानक उस पर किसने और कहां से अटैक किया था। जमीन पर गिरी अनिका ने कुछ सेकंड बाद अपने आप को संभालते हुए अंधेरे में जलती हुई टॉर्च की ओर देखकर कहा, अंधेरी का सहारा लेकर हमला करने वाले लोग बुजदिल होते हैं। अगर हिम्मत है तो एक टॉर्च मेरे हाथ में भी दे दो, फिर तुम जितनी भी औरतें यहाँ मौजूद हो वह सब मिलकर भी मुझसे बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाओगी। फिर अचानक ही अनिका को महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ी औरत फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गई और टॉर्च की तेज रोशनी अनिका की आंखों में मारती हुए कहने लगी, अरे भाई, हम अच्छी तरह से जानती हैं कि तुम कितनी ताकतवर हो, मगर यह तुम्हारी ताकत इस जड़ी बूटी की देन है ना? बस वही जड़ी बूटी मैं भी चाहती हूँ। वह तुम्हारे साइंस में क्या कहते हैं इस जड़ी बूटी को? हाँ, V16 पावर ड्रग। यह नाम सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका और रोहित ने हमेशा ही दुनिया के सामने यही बात प्रेजेंट की थी कि अलेक्जेंडर को बचाने में V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज खत्म हो चुका था और अब दुनिया में V16 पावर ड्रग का नामो निशान मिट चुका था। फिर अचानक इस गांव की औरतों को V16 पावर ड्रग के बारे में कैसे पता चला? यह बात अनिका के समझ के बाहर थी। अनिका के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए अचानक ही चेयर पर बैठी उस औरत ने कहा, देखो, इतनी प्यारी और भोली शक्ल है तुम्हारी और यह मासूम बड़ी बड़ी आंखें, यह चाह कर भी कुछ नहीं छुपा सकती। लोग हमेशा कहते रहते कि वह जड़ी बूटी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, मगर मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इतनी आसानी से वह जड़ी बूटी खत्म नहीं हो सकती। बनाने वाली इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इतनी बेशकीमती चीज इतनी कम मात्रा में बनाए। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करते हुए उस औरत से कहा कि तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन से ड्रग की बात कर रही हो तुम?
देखो, अगर तुम कोई ड्रग डीलर हो तो मैं तुमसे कह देती हूँ कि तुमने गलत इंसान को किडनैप किया है, और यह मत समझना कि मुझे धोखे से इस अंधेरे कमरे में रखकर तुम लोग अपनी पहचान छुपा लोगे। तुम शायद मेरे बारे में एक बात नहीं जानती, मैं एक स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर रह चुकी हूँ। तुम लोगों को बहुत ही आसानी से पकड़ लूंगी। जैसे ही अनिका ने यह बात कही, अनिका के कंधे पर किसी ने जोर से वार किया। वार इतना तेज और घातक था कि अनिका अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अनिका अपना एक कंधा पकड़कर दर्द के मारे अपना सिर झुकाकर तेज सांसें लेने लगी। तभी उस औरत ने बड़ी ही सख्ती से अपनी साथी से कहा, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम जानती नहीं यह कोई मामूली लड़की नहीं है। स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर होने के साथ साथ यह लड़की अंग्रेजी कुश्ती भी जानती है, काफी ताकतवर है। तुम ठहरी देसी औरत, सारे देसी नुस्खे आते हैं तुम्हें। तुम भले ही आज की दुनिया में सरित सरक कुश्ती जानने वाली अकेली औरत हो, मगर यह लड़की नए जमाने की कुश्ती जानती है। वह क्या कहते हैं उसे, जूडो कराटे। ये काफी मर्दों को भी कुछ पल में जमीन पर पटक देती है ये औरत। आदिनाथ को भी इसी ने अपने हाथों से कुश्ती में हराया था। आदिनाथ का नाम सुनकर अनिका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। जो औरतें अनिका के सामने खड़ी थी उसे अनिका की बीती जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानकारी थी। इसका सीधा सीधा यह मतलब था कि अनिका की किडनैपिंग के पीछे कई दिनों की, कई महीनों की प्लानिंग थी। इन सब के बीच अनिका ने एक और बात महसूस की। वह बदबू जो अनिका इन औरतों के आने से पहले महसूस कर रही थी, वह बदबू गायब हो चुकी थी। उस बदबू की जगह पर पूरे कमरे में अचानक ही एक महक फैल गई थी। वह महक काफी अजीब किस्म की थी। ऐसा लग रहा था जैसे काफी खास किस्म के फूलों को मिलाकर कोई अगरबत्ती तैयार की गई थी, जिसमें से वह महक कमरे के हर तरफ फैल रही थी। अनिका खुद भी आयुर्वेद और पौराणिक जड़ी बूटियों के बारे में काफी कुछ जानती थी। उस महक ने अनिका को अंदाजा हो गया था कि उन औरतों ने वह अगरबत्ती खुद अपने हाथों से बनाई थी। ऐसी किस्म की खास खुशबू कभी बाजार में नहीं मिल सकती थी। अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि उन औरतों के चंगुल से अगर उसे बचना था तो उसे किसी भी हालत में उन औरतों से लड़कर उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलना था। अनिका के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो लोग अनिका की ताकत से काफी अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन औरतों की शारीरिक शक्ति और हड्डियों की मजबूती आम औरतों के मुकाबले काफी ज्यादा थी, मगर अनिका फिर भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि वह अकेले ही उन सबको हरा सकती थी। बस अनिका का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन था अंधेरा। उन औरतों के हाथ में टॉर्च थी और अनिका को वह लोग अच्छी तरह से देख सकते थे, मगर जैसे ही वह औरतें अनिका की आंखों में टॉर्च फेंकती थीं, अनिका के लिए उन्हें देख पाना नामुमकिन हो जाता था। मगर किसी तरह अपने कंधे के दर्द को एक गहरी सांस में अपने अंदर समाकर अनिका एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और अंधेरे में अचानक यहाँ वहाँ अपने हाथ और पांव से हमला करने लगी। जवाब में उन औरतों ने भी अनिका पर तेजी से हमला करना शुरू किया। कुछ देर की लड़ाई के बाद अचानक अनिका के पांव किसी चीज से टकराया और अनिका जमीन पर जोर से गिरी। इस बार अनिका को यकीन हो गया था कि जिस चीज पर वह गिरी थी वह कमरे में मौजूद किसी की लाश थी।